हे गाइस, दिस इज़ राज एंड आप अपन जो है साइंस की एनसीईआरटी जो 10th क्लास की है उसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो लेक्चर्स होंगे वो सीएपीएफ और सीडीएस दोनों को टारगेट करके बनाए जा रहे हैं। बेसिकली जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे लगा कि हमेशा जो बुक से रिवीजन करने का जो सेटिस्फेक्शन है वो ख़त्म नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि हिंदी मीडियम में वो चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं हैं और कहीं न कहीं हिंदी मीडियम वाले पीछे रह जाते हैं या कहीं न कहीं उनको कंटेंट नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा कि मैं खुद इन चीज़ों के बारे में अगर इन चीज़ों के वीडियोज़ अगर रिकॉर्ड करके रखूँ, तो डेफ़िनेटली बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। और मैंने इन किताबों को कई बार पढ़ा है, तो इसी में मैंने अपने सिनॉप्सिस भी ऐड कर दिए हैं और सारी चीज़ें हाइलाइट वगैरह कर दी है। चाहे सीडीएस, ईएपीएफ और सीएसई हो, चाहे इनके अलावा भी और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एनसीईआरटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, चाहे एकेडमिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक के हों, कोई भी इन वीडियोज़ को देख सकता है डेफ़िनेटली। और इनमें केवल अपन वही चीज़ पढ़ेंगे जो अपने एग्ज़ाम से रिलेवेंट आती है। सो एक-एक करके मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाता रहूँगा। कम से कम जितने भी चैप्टर हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएँगे, ताकि बुक से जो पढ़ने का सैटिस्फैक्शन है वो भी मिल सकेगा और कम टाइम में जो अपन वो प्रिपेयर करने का वो जो एक एक जो मज़ा है उसको भी अपन ले पाएँगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपली अपन लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। धीरे-धीरे आगे जैसे चीज़ें बढ़ेगी वो आपको वैसे समझ में आने लगेगा। और मैंने इंडेक्स यहाँ पे ऐड कर दी है। 10वीं क्लास में जो भी 10वीं क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी जिसमें सारे चैप्टर दिए हुए हैं, जब से कोविड आया उसके बाद से जो है सिलेबस रिड्यूस कर दिया और उसके बाद की जो किताबें छपी है उनमें चैप्टर चैप्टर भी घटा दिए गए, प्रिंटिंग भी उनमें नहीं आ रही। ये मेरी जो है पुरानी बुक है, उससे पहले की बुक है, तो इसमें सारे चैप्टर है। इसमें आपको पूरी तरीके से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो अपन स्टार्ट करते हैं अब। देखो, पहली बात तो ये जो लेक्चर है वो केवल क्लासेस के हिसाब से नहीं है। हाँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं किसी क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप ग्रेजुएट हो, है ना? आपके पास इतना समझने की क्षमता है कि आप चीज़ों को समझ चुके हो, आप जानते हो चीज़ों के बारे में। फिर भी कुछ बेसिक्स आपको देखने को मिलेंगे, बट स्टिल अपन केवल स्ट्रेट फॉरवर्डली वही चीज़ें पढ़ेंगे जो अपने काम की है ना? जो चीज़ें एक्स्ट्रा एडिशनली उनमें इसमें लिखी हुई है अपन उन चीज़ों को स्किप करेंगे और जो चीज़ें अपने एग्जाम में आती है, डायरेक्टली हिट करती है, उन चीज़ों को अपन पढ़ते जाएंगे। कुछ मैं एडिशनल चीज़ें आपको बताता रहूँगा, तो जो आपको आपकी राइटिंग में भी हेल्प कर सकती है। जो अगर आप आंसर राइटिंग करते हो या फिर ऐसे के लिए कुछ काम करते हो, उनमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। वो चीज़ें एक साथ चलती रहेगी। सो सबसे पहली जो साइंस के बारे में एक फैक्ट, एक जो ये आप ऐसे में लिखो चाहे कहीं भी लिखो, इसको लिख सकते हो कि जिस तरह फैक्ट साइंस नहीं है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। कि जिस तरह फैक्ट साइंस नहीं होती उसी तरह डिक्शनरी कोई लिटरेचर नहीं होती है। ये मार्टिन एच फिशर का कोट है, ये आप लिख सकते हो। एनीवेज, नाउ वी आर मूविंग टू आवर चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, है ना? केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस। ओके, सो यहाँ पे चीज़ें जो स्टार्टिंग में लिखी कि अपने दैनिक जीवन में हम निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए, ये सब बच्चे पढ़ते हैं और अपन पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। आपके पास अगर टाइम है, आपने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से, बट जब आप रिवीजन के लिए जाते हो ना, तो वो सब चीज़ें दोबारा नहीं पढ़ सकते आप। तो एनीवेज, अपन वी आर मूविंग टू सम सॉर्ट ऑफ इमेजेस कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। तो ये इस तरह का प्रोसेस होता है, वो आप देख सकते हो। इससे अपना कोई रिलेवेंसी बनती नहीं है अभी। एनीवेज, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी फर्स्ट। रासायनिक इक्वेशन किस तरह लिखते हैं? रासायनिक इक्वेशन किस तरह लिखनी है? जो बैलेंस किया जाता है वो किस तरह होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, उसमें वो लगता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद इन तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है ना? दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या समान रहती है। मतलब एटॉमिक जो नंबर होते हैं ना, वो एक जैसे ही रहते हैं, उनमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। और बाकी इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है। एनीवेज, रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण 10th क्लास के बच्चों को सिखाया जाता था, वो उस हिसाब से वो दिया गया है। इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई रेलेवेंसी बनती होगी। एनीवेज, वी आर मूविंग। ये कुछ एग्जांपल्स दिए दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, कि किस तरह बैलेंस किया जाता है। कि Fe, जैसे कि एक मैं फिर भी बता देता हूँ कि जैसे Fe H2O एंड इससे जो प्रोडक्ट बना Fe3O4 बना एंड H2 गैस निकली। तो इसमें 3 Fe या 3 Fe है ना, 3 Fe है, तो यहाँ पे 3 Fe है, तो यहाँ पे भी 3 Fe होने चाहिए, राइट? इधर 4H2O है, तो 4H2O मतलब 4H2O, चार को जब 2 से गुणा करेंगे तो 8, मतलब 8 हाइड्रोजन के परमाणु हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको 8 देखने को मिलेंगे। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। ये सिंपल सा बेसिकली जो है, इसको अपन जो बैलेंस करते हैं उस मेथड को याद रखना है कि उसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं ना। टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको बैलेंस जो करने का जो बेसिकली
जो मेथड होता है वो हिट एंड ट्रायल कहलाता है, वो है ना, वो आपको ध्यान रखना है। एनीवेज वी आर मूविंग नेक्स्ट। सो सेकंड आता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना, केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। यहाँ से जो अपना एक्चुअल में जो अपन पढ़ते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, संयोजन अभिक्रिया जो पहली बात अपन, जैसा कि नाम इसका ऐसा है कि संयोजन मतलब एक और एक को जोड़ करके कुछ एक नया चीज़ बनेगी, तो वो संयोजन हो गया। जुड़ना मतलब दो प्रोडक्ट को जोड़ के तीसरा बनाना संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया के एग्जांपल, जैसे कि बहुत सी बार आप जब एग्जाम दोगे ना तो उसमें 4 स्टेटमेंट आएंगे, उनमें 4 चीज़ें लिखी होगी, तो उसमें लिखा होगा कि संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, ऐसा ही पूछ लेंगे। तो जैसे कि CaO है ना, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और जल को जो मिला करके जो बनाया गया है उससे क्या बना, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, और उसके साथ हीट निकली है ना, ऊष्मा निकली है। तो यहाँ पे अपने को 3 चीज़ें देखने को मिली। कभी कभी जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनमें पूछते हैं कि बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना, मतलब जो चूना बुझा हुआ नहीं है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO होता है ना, CaO। इसका याद करने का तरीका क्या है कि CaO में हाइड्रोजन, जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O, है ना, मतलब जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। क्या आपको CaO में कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? मतलब इसमें पानी नहीं है, ये सूखा है, मतलब ये बिना बुझा हुआ है। इसमें जैसे अपन पानी डालेंगे, पानी डालते वो बुझ जाएगा, मतलब CaOH2 का उल्टा ये एक्वस हो गया, है ना, जलीय इसका विलीन बन जाएगा, तो ये बिना बुझा हुआ चुना, ये बुझ गया। और ये जब बुझेगा तो इस हीट क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो सिंपल इसको इस तरह देख सकते, जब दो चीज़ें जुड़ी, दो चीज़ जुड़ी तो तीसरी बनी ये, है ना, ये सॉरी यहाँ पे। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, राइट। सो ये संयोजन अभिक्रिया होगी। अब देखो, संयोजन अभिक्रिया की जो नॉर्मल डे में एग्जाम्पल होते हैं, यहाँ से इस बॉक्स से क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में, है ना, किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे घरों में जब दिवाली का अवसर आता है, गाँव में आज भी ऐसा होता है कि जो गाँव में भी होता है, शहरों में भी होता है कि दीवार पे वाइटनेस की जाती है, एक वाइटनेस, है ना, उसमें एक जिसको कल्ली बोलते हैं बहुत सारी जगह, या फिर बहुत सारी जगह उसको चूना बोलते हैं ना, वो चूना उसको घोल के उसको दीवारों पे पोता जाता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो ही ये चीज़ होती है जिसको अपन कभी कभी बुझे हुए चूने का उपयोग करके दीवारों की सफेदी की जाती है। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। जैसे अपन ने क्या किया, देखो सिंपल सा, अगर यहाँ पे अपन समझेंगे इसको तो कैसे होगा कि अपने पास बिना बुझा हुआ चूना था, मतलब CaO था। अपन ने जब दीवार पे कलर करना है तो इसमें पानी मिलाएंगे, घोल बनाएंगे, इसका घोल बनाया, तो घोल बनाने के बाद क्या मिला अपने को, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये मिला अपने को। अब ये अपन ने ये इसका ये एक्वस है, मतलब ये घोल है, इसको अपन ने दीवार पे लगा दिया। दीवार पे लगाने के बाद जब सूखेगा ना ये, तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, तो ये दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे CaCO3। और CaCO3 क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि वो चमक प्रदान करता है दीवार को। दीवार पे एक जो वाइटनेस आती है ना, वो दिखती है, वो इसी के कारण होती है। सो इसी को संगमरमर भी बोला जाता है। संगमरमर वाइट बिल्कुल होता है ना, वाइट संगमरमर सा होता है ना, जो ताजमहल जो बना हुआ संगमरमर से बना हुआ है, तो वही है उसका कारण। इसमें बहुत ज़्यादा वाइटनेस होती है, अच्छा वाइट दिखता है ये, तो उसका कारण ये है। तो देखो CaOH और ये जो एनवायरनमेंट में जो CO2 थी वो मिला के क्या बनाया इन्होंने, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का फॉर्मूला होता है, राइट। और ये जो चमकता है ना, वाइटनेस जो बिल्कुल सफ़ेद जग दिखता है ऐसा, तो वो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसमें जल तो क्या हुआ, बाहर निकल गया, है ना, वाष्प बन के उड़ गया जल, तो बचा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। एनीवेज, सो ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। एक दूसरा कोयले का जो दहन होता है, कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन जलने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन, O2 मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, CO2। ये कोयले का दहन की अभिक्रिया होगी, ये भी क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि जल का जो निर्माण होता है, जल का निर्माण भी ऐसे होता है। जल में क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। जब ये दोनों ही मिलेंगे तो कुछ तो बनेगा इनसे, दोनों से मिलके। अब इनका जो हिट एंड ट्रायल मेथड से इनको बैलेंस अपने को करना है, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो ये O2 होता है ना। इंडिपेंडेंट नहीं होती ना वो ऑक्सीजन, जो जितने भी गैस होती है वो दो अणुओं से मिलकर बनी होती है, तो O2। और ये हाइड्रोजन भी गैस है, तो H2 और O2 ये इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करके क्या बनाएंगे अपन, 2H2O। तो ये देखो, ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ही है कि दो चीज़ें मिली और वहाँ से क्या बना तीसरा, तो ये भी क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया।
ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं उसका अभी रिलेवेंस अपन समझेंगे। पहले अपने वही समझ में आना चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, किस तरह बनती है, वो अपन ने सारा देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में सरल से अपन क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसके बाद संयोजन अभिक्रिया के साथ ही एक चीज अलाइंड होती है कि जब संयोजन होता है तो ऊष्मा बाहर निकल जाती है ना, ऊष्मा बाहर निकल जाती है। जैसे कि अपन ने चुना था CaO, उसके अंदर जल मिलाया, तो जैसे जल मिलाया तो वो जो घोल बनता है ना वो गर्म हो जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी मटकी के अंदर अगर घोल बनाया तो ज़्यादा गर्म होता है तो मटकी पूरी टूट जाती है, मतलब उससे हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है मतलब वो हीट बाहर निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी बोलते हैं कभी कभी इसको। ऊष्माक्षेपी क्यों, क्योंकि इससे ऊष्मा का क्या हो गया, ह्रास हो गया, ऊष्मा जो है बाहर निकल गई, एनवायरनमेंट में चली गई, मतलब ऊष्मा निकल चुकी, ऊष्मा का क्षय हो गया, ऊष्मा का पतन हो गया, ऊष्मा निकल चुकी है वहाँ पे। तो एक्चुअली क्या हुई है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया का परिणाम है। तो देखो ऊष्मा, अभी जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो पहले उसको देखेंगे, जो मैंने सिनॉप्सिस साइड में बना रखी है उनको अपन बाद में देखेंगे। पहले जो ये लिख रखा है कि जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अन्य उदाहरण क्या है। अन्य उदाहरण में ये क्या होता है कि प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस क्या होती है, CH4, उसमें जब ऑक्सीजन, जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, तो ऑक्सीजन उसमें जोड़ा तो CO2 बनी और 2H2 और ऊर्जा उससे बाहर निकल गई। ऊर्जा जो क्या है ऊष्मा की हीट के रूप में बाहर निकली है, ठीक है। एक ही हो गया। दूसरा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब आप देखो आप सांस लेते हो ना तो सांस के साथ गरम गरम आह बाहर निकलती है। आप जो सांसों में गर्माहट होती है ना उसका कारण क्या है कि अगर हीट बाहर निकल रही है तो वो ऊष्मा का क्षय हो रहा है ना, वहाँ पे ऊष्मा कम हो रही है धीरे धीरे। तो उस जो अपन श्वास लेते हैं वो भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसा ही ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसमें 6CO2 और 6H2O और ऊर्जा वहाँ बाहर निकलती है। मतलब जो जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भी हमें भोजन से जब प्राप्त होती है। तो भोजन को जब तोड़ा जाता है तो तोड़ने के दौरान क्या होती है, तोड़ने के दौरान एनर्जी लगती है या फिर एनर्जी का एक्सर्शन होता है, तो वो भी क्या होती है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो वो क्या होती है, वो सारा सारा ऊर्जा जो हमें प्रदान होती है वो ये ऊर्जा के रूप में, ये जो ऊर्जा बनती है वो अपने बॉडी को मिलती है, बाकी ये चीज़ें बाहर निकल जाती है। तो ये भी क्या होता है, एक तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। दूसरा, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। जो कंपोस्ट बनने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी ऊष्मा का क्षेपण होता है, राइट, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो वो भी क्या होगी, एक तरह से संयोजन अभिक्रिया है या फिर उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी आप बोल सकते हो, राइट। सो आई थिंक यू गोट द पॉइंट्स, राइट। सो मैंने यहाँ समराइज करके लिखा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल क्या है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, पाचन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही। साग सब्जियों का विघटन, सब्जियां सड़ गल जाती है ना तो वो क्या होता है, वो तभी तो बेसिकली विघटित होकर के वो क्या बन जाती है, कंपोस्ट बनती है, राइट। तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सो संयोजन अभिक्रिया होगी। अब संयोजन मतलब जोड़ना, इसका उल्टा भी एक अभिक्रिया होगी, मतलब टूटना, टूटने से भी कुछ अभिक्रियाएं होती होंगी। तो दूसरी रिएक्शन जो अपन बात कर रहे हैं वो है यहाँ पर क्या है, वियोजन अभिक्रिया, राइट। तो वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट अकेला पड़ा है, राइट। तो फेरस सल्फेट जब टूटेगा, फेरस सल्फेट जब टूटेगा तो क्या बनेगा, देखो Fe2O3। देखो तोड़ने के लिए क्या करना होता है ना, जब किसी चीज़ को जोड़ना है तो जल का उपयोग करना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए उसको आग दो, है ना, उसको हीट देनी पड़ेगी। हीट जब अपन उसको देंगे तो वो टूटने का प्रयास करेगा, राइट। तो फेरस सल्फेट को जब अपन हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा, जो गैसें होगी वो बाहर निकलने का प्रयास करेंगी, वो उड़ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे SO2 और SO3 नाम की जो गैसें हैं वो बाहर निकलती है, और बचता क्या, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड वो बचता है। तो ये क्या हुआ, वियोजन, मतलब टूटा है ना ये, तो टूट गया। एनीवेज, तो एक्चुअली एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है ना। आपको एक चीज़ मैं बेसिक से बता देता हूँ आपको, जो आपने अगर पहले कभी पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। अभिकर्मक बोलते हैं हिंदी, चूँकि हिंदी में ही लेक्चर बनाया जा रहा है तो मैं हिंदी की टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूँ, है ना। अभिकर्मक अभिक्रिया के इस साइड वाले होते हैं, और जो उधर बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं अपन, है ना। ये बेसिक सी चीज़ है, हालांकि छोटी क्लासों में अपने को पता होती है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू हियर। सो अभिक्रिया के ये जो तीर का निशान है ना, इससे इधर जो बनते हैं, उधर जो होते हैं उनको अभिकर्मक बोलते हैं, और उधर जो बनता है उसको प्रोडक्ट या उत्पाद बोलते हैं। एनीवेज, सो फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 का क्रिस्टलन त्याग देता है और क्रिस्टल रंग बदल जाता है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है ना, ये तो ठोस है, जब गैसें तो उड़ेगी सही ना, ठोस तो बच जाएगा नीचे, तो बाकी सब गैसें होती हैं, राइट।
ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, राइट। सो कैल्शियम ऑक्साइड को चुना या बिना बुझा हुआ चुना, ये बोला जाता है, मैंने आपको पहले बताया है। तो CaCO3 अपन ने जब दीवार पे सफ़ेदी करी थी तो क्या बना था, CaCO3, इसी को संगमरमर बोलते हैं। इसको भी जब अपन वापस गर्म करेंगे ना, इसको जब अपन गर्म करेंगे तो अपन पहली वाली अवस्था में पहुंच जाएंगे जिसमें क्या था, चूना, सूखा हुआ चूना, इसको बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना बोलते हैं। तो ये रहा, इसको हीट किया संगमरमर, इसको हीट किया तो क्या बना, CaO और CO2। ये CAPF 2021 में भी इसको पूछा था, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये बेसिकली उसमें वियोजन है। उसमें वियोजन मतलब क्योंकि उष्मा देकर के वियोजन किया जा रहा है तो ये उसमें वियोजन कहलाती है। एनीवेज वी आर मूविंग अहेड। सो अगेन, भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं है, तो ये तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ ये ये चीज़ वियोजन अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल है। लेड नाइट्रेट को जब अपन गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड ठोस होता है, राइट, और 4NO2 ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और ऑटो ऑक्सीजन ये भी गैस हैं, तो ये बाहर निकल जाएंगी और जो ठोस उत्पाद है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक। सो अगेन फिर यहाँ पर अब देखो, या तो आप अपन खुद उसको हीट करेंगे बर्नर लगा के, है ना, या फिर सूर्य की रोशनी भी तो एक हीट पैदा करती है, उससे भी तो कहीं ना कहीं अभिक्रियाएं होती होंगी ना। तो उसके कारण क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। देखो, एक चाइना डिश है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड लिखा हुआ है, AgCl, सिल्वर को Ag और क्लोराइड को Cl, AgCl रखा हुआ है इसके अंदर। सो सूर्य के श्वेत प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, राइट। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो AgCl का धूसर जो रंग होता है वो भी एक तरह का क्या है, किसका उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, जिसमें Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, सिल्वर और क्लोराइड दोनों ही अलग हो जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें AgBr और AgBr दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। बेसिकली ये भी वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एनीवेज, ऊपर अभिक्रिया दी गई, इसे श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। श्याम श्वेत मतलब समझते हो, पहले के टाइम में, अभी तो क्या रंगीन चीज़ें आ गई है, पहले जो फिल्म आती थी ना, इस तरह ब्लैक फिल्म, उसमें क्या होता था कि ब्लैक से फोटो आते थे, ऐसे ऐसे बीच में से, उसको अपन ऐसे सामने सूर्य के प्रकाश के सामने उजाले में रख के उसको ऐसे देखते थे। तो वो उस टाइम पे पहले उसमें ऐसा प्रयोग होता था, अब तो खैर बंद हो गए। एनीवेज, सो इधर ओके। सो नाउ तीसरी जो अपनी जो एक रिएक्शन है वो है विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तीसरा टाइप क्या है, विस्थापन मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ये A है, सॉरी ये A है ना, ये B है, ठीक है, इधर कुछ होगा C और इधर D, मतलब इसका इसके साथ चले जाना, इसका इससे चला, ऐसा कुछ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक जगह से दूसरी का मूव करना। सो विस्थापन में क्या होगा कि Fe फेरस एंड कॉपर सल्फेट, फेरस और कॉपर सल्फेट, इसमें क्या होता है कि कॉपर चूंकि फेरस चूंकि ज़्यादा पावरफुल होता है तो इस CO को ये क्या करता था, रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करके इसकी जगह फेरस आ जाएगा और ये जो कॉपर है इसको साइड लाइन कर देगा। तो ये क्या होगा, विस्थापन, मतलब जो डोमिनेटिंग है, जो पावरफुल जो एलिमेंट है वो कम पावरफुल एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट कर देता है और वो खुद उसके साथ आगे संलग्न हो जाता है। तो ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, ये यहाँ पे फेरस सल्फेट बन जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा जो इजी एग्जाम्पल है वो है कि लोहे की कील पर जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है उसका रंग जो है चेंज हो जाता है, भूरा हो जाता है ना, जैसे कि जंग लग जाता है ना, जंग लगने का कारण भी वो डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है वही होता है। जंग जो लगता है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, वो विस्थापन अभिक्रिया होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है ना, आपको ध्यान होना चाहिए ये चीज़। कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, उसके अंदर ये रिएक्शन कराई जाती है। इसी तरह दो एग्जाम्पल और है अपने पास में कि जिंक और कॉपर सल्फेट में जब रिएक्शन कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर को निष्कर्षण कर देता है, उसको बाहर कर देता है। ऐसे लेड और कॉपर क्लोराइड का जब रिएक्शन करवाया जाता है तो लेड क्लोराइड जो है विलेन बनता है और बाकी कॉपर को रिप्लेस कर देता है। देखो वही बात है, एक रिएक्शन श्रेणी होती है कि कौन सा जो तत्व है, जो कौन सा जो कंपोनेंट है ना वो ज़्यादा पावरफुल है। तो जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। मैंने बताया कि रिप्लेसमेंट कौन करेगा, जो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो उसको रिप्लेस करके उसकी जगह बैठ जाएगा। तो जिंक चूँकि ज़्यादा पावरफुल होता है, जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है, कॉपर का और लेड का जब आप देखोगे तो ये किसी न किसी
रूप से इनके जो बाह्य कोश होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, गहराई में नहीं जाऊँगा, बट इतना आप समझो कि जिंक जो है ज़्यादा डोमिनेटिंग है और लेड जो है वो भी डोमिनेटिंग है। इसका भी आप देखोगे तो आपको ये हायर देन दी कॉपर मिलेंगे आपको। तो ये जो है कॉपर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीरीज में लिखा कि क्रियाशीलता के क्रम में जिंक और लेड जो है कॉपर से ज़्यादा क्या है, पावरफुल है, इसलिए कॉपर रिप्लेस हो जाता है और ये विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें मूव करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है कि यहाँ एक बार विस्थापन हो रहा है, मतलब एक एलिमेंट ने क्या किया, विस्थापन किया, है ना। ये कि जैसे कि लेड ने किया, यहाँ पे जिंक ने किया। अब जो द्विविस्थापन है उसमें क्या होगा, दो तरह के कंपोनेंट होंगे, वो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, राइट। सो देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दो रिएक्शंस एक साथ होंगी, जैसे कि सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, यहाँ बेरियम क्लोराइड है। अब क्या होगा कि सोडियम सल्फेट का जो सोडियम है वो इस बेरियम क्लोराइड के बेरियम को रिप्लेस कर देगा, और बेरियम क्लोराइड का जो बेरियम है वो सोडियम सल्फेट को रिप्लेस कर देगा। तो ये Na तो Cl के साथ आ जाएगा, तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो नमक है ना, नमक का जलीय विलयन है बेसिकली, है ना, नमक बना देगा। और बेरियम सल्फेट जो है, सॉरी, सोडियम सल्फेट के साथ सोडियम को रिप्लेस करके बेरियम सल्फेट वहाँ आ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट वहाँ पे अवक्षेप बनेगा, ये ठोस होगा, राइट, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, दो रिप्लेसमेंट हुए यहाँ पे, है ना, दो का इंटरचेंजिंग हुआ। तो बेसिकली ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें बेसिकली अवक्षेपण हो जाता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो क्या कर जाता है, नीचे बैठ जाता है, या बेसिकली वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है, तो नीचे जाके जो उसके नीचे है ना, निक्षेपण हो जाता है उसका पूरा ऐसे। तो ये बेरियम सल्फेट यहाँ आ जाएगा, और चूँकि ये जो NaCl है उसका जलीय विलयन जो वो पानी में घुल जाएगा, या फिर जो भी लिक्विड होगा उसमें सॉल्वेंट बन के रहेगा, है ना, सॉल्यूशन के रूप में रहेगा उसमें। एनीवेज, सो इनके बीच में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है इनके अंदर, आयनों का आदान प्रदान होता है। सो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसके कारण जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। इसे अभिक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आई होप यू डेफिनेटली गॉट इट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी इसको बोल सकते हैं, इसको अपन आगे समझेंगे, आगे ये चीज़ें आ रही है। हाँ, तो नेक्स्ट वी आर मूविंग अपचयन और उपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इंग्लिश में कभी कभी चीज़ें अपने को जल्दी समझ में आती है, एनीवेज, बट वी आर ट्राइंग टू मेक ईजी, उन चीज़ों को अपन ईजी कर रहे हैं ताकि हिंदी में भी उनको बेहतर तरीके से अपन समझ पाएंगे, राइट। सो कॉपर के साथ अपन अगर ऑक्सीजन जोड़ेंगे, कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो CuO बनेगा, है ना, CuO बना, ठीक है। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ी है, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ी तो ऑप्शन हो गया, है ना, ऑप्शन हो गया। और कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर अपन H2 की अभिक्रिया कराएं, उसको हीट करें, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी और H2O के संग हो लेगी, और कॉपर को अकेला छोड़ के चले जाएगी, मतलब अपचयन हो गया, मतलब यहाँ पे निष्कासन हुआ। मतलब ऑक्सीजन का प्लस होना और ऑक्सीजन का माइनस होना, ऑक्सीजन का प्लस होना तो क्या हो जाएगा, उपचयन, और ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाएगा, अपचयन, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात। तो इसको न्यूमेरिक्स के टाइप से बना के रखना है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर उपचयन होता है तो ऑक्सीजन क्या क्या हुई, प्लस, अपचयन होता है तो क्या हुआ, माइनस, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये आप ध्यान रखो। ये कभी कभी रिएक्शन जब सॉल्व करते हैं तब अपने को ये चीज़ें जो है याद रखनी पड़ती है, मेमोरी में रखनी पड़ती है, तब ये चीज़ें अपने काम आएगी। आगे धीरे धीरे जैसे अपन पढ़ेंगे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एनीवेज, सो ऐसी अभिक्रिया जो कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें पूछ लेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ ही हो जाए, है ना। जैसे कि ये रिएक्शन है जिसमें कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई, हीट किया इसको, तो क्या बना, कॉपर और हाइड्रोजन के साथ H2O, मतलब CuO, तो क्या चेंज हो गया, इसमें ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ऑक्सीजन का लॉस मतलब ये अपचयन हुआ, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चली गई तो वहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो वो हो गया उपचयन, ठीक है, उपचयन, ठीक, हाइड्रोजन अपचयन, ये आप ध्यान रखो। सो रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं, ZNO, ऐसे पूछेंगे यार कि है ना, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में 4 रिएक्शंस दी होंगी, उसमें ये पूछेंगे किसका अपचयन हुआ, किसका उपचयन हुआ, ऐसे पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने बताया कि अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या हो गया, उपचयन, अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। आगे बात समझ में। इसी के साथ एक चीज़ हो सकती है कि अगर हाइड्रोजन का लॉस होता है तो उपचयन हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। ये आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, ये लिखा है मैंने।
कि अपचेन में क्या होता है, अपचेन में आपने क्या देखा, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, और उपचेन अगर हो रहा है तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ, बट हाइड्रोजन का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दीवार पे इसको पेस्ट ही कर लेना, ताकि चीज़ें बार बार अगर इसको माइंड में रखोगे ना तो आपको याद ही जाएंगी ये चीज़, ठीक है। इसका कोई वैसी शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि मैं आपको समझा दूँ, वैसे तो मैं समझा दूंगा कि उपचेन में आपको जैसे कि क्या बना सकते हो इसका, आप खुद ही ट्राई करो, है ना। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब आप देखो ना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब ऑक्सीजन जुड़ ही रही है ना। रिडक्शन मतलब रिडक्शन के ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो जहाँ लॉस हो रहा है वहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और जहाँ पे एडिशन हो रहा है वहाँ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, ऐसे, ठीक है। तो आई थिंक यू कैन कनेक्ट इट। सो वी आर मूविंग। हाँ, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण क्या है, जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन की अभिक्रिया कराई, तो यहाँ से ऑक्सीजन चला गया बाहर, मतलब ऑक्सीजन जब बाहर गया तो क्या हुआ अपने को यहाँ पे अपचेन हुआ, और कार्बन के साथ अपचेन हुआ, राइट राइट। तो जिंक जिंक अकेला पड़ गया तो यहाँ पे अपचेन हुआ, वहाँ उपचेन हुआ। एम मैग्नीशियम, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज का 4HCl के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया कराई तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो गया, क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब आप इसमें है ना इसको क्या करोगे, करना क्या है यहाँ पे, आपको ये देखना कि किसका अपचयन हुआ और किसका उपचयन हुआ, आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है। तो जहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस हुआ, उसका क्या हुआ, अपचयन हो गया, मतलब MnCl2 Mn का यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हुआ, और ये जो 4HCl है इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई है, आप देख सकते हो इसको, राइट, ऐसे। सो HCl Cl2 में उपचयित और MnCl2 MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ। ये यहाँ से है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस जगह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पे सब स्टक हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका। तो इसको आप ना दिमाग में बिठा लो कि जहाँ ऑक्सीजन का ऐड हुआ वहाँ उपचयन हुआ, जहाँ ऑक्सीजन का लॉस हुआ वहाँ पे अपचयन हुआ, ठीक है। और जहाँ प्लस ऑक्सीजन हो रही है वहाँ पे माइनस हाइड्रोजन, और जहाँ एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का वहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ें सिंपल सी है, बट इनको अपन कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ें जब आप आगे पढ़ते जाओगे ना तो ये चीज़ें आपको बार बार रिमेंबर करनी पड़ेंगी, रिमेंबर करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी, राइट। सो ऊपर के उदाहरण में हम कह सकते हैं कि यदि अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और पदार्थ का जब अपचयन होता है तो ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यह मैंने आपको पहले बता दिया, ये चीज़ें सिंपल है, राइट। सो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को किस तरह जाना जा सकता है ना। सो वी आर जस्ट ऑलमोस्ट एंड हो रहा है चैप्टर का। सिंपली दैनिक जीवन में क्या इसके प्रभाव है। अब उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव, संक्षारण में जो जंग लगती है ना, जंग रस्ट जिसको अपन रस्ट बोलते हैं, या जंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें उपचयन होता है। उपचयन किसका होता है, फेरस का होता है ना, कि हवा लगने के बाद चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती है, मतलब जैसे ही O2 ऐड होगी उपचयन स्टार्ट हो जाएगा, फिर होगा जंग, विकृत गंधिता, संक्षारण, सारी जो खराब चीज़ें होती है ऑक्सीजन के कारण ऐड होने के कारण होती है। पानी में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसका जंग लगना लाजमी नहीं होता, वो जब हवा के संपर्क में आती है उसमें जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। सो संक्षारण के कारण वो चीज़ होती है। लोहे की नई बनी वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना बोलते हैं, राइट। ये तो आप पढ़ सकते हो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वे संक्षारित होती है, मतलब अम्ल भी आ जाए या आर्द्रता आ जाए, है ना, तो वो क्या होती है, संक्षारित होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। सो इस प्रक्रिया को संचरण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है, ये भी पूछ लेते हैं कि चांदी के ऊपर कौन सी किस रंग की परत आती है, तांबे के ऊपर हरी रंग की परत आती है, ये इसको संचरण के अन्य उदाहरण में भी बोला जा सकता है। मतलब लोहे पर ही जंग नहीं लगता है, चांदी पर भी लगता है, तांबे पर भी लगता है। और ये किसके उदाहरण है, उपचयन के प्रभाव है कि लोहे के ऊपर कौन सी भूरे रंग की, चांदी के ऊपर कौन सी काले रंग की, और तांबे के ऊपर हरे रंग की। मतलब उपचयन क्या है, बेसिकली खराब है, राइट। उपचयन क्या है, खराब, इसलिए चीज़ें खुले में नहीं छोड़नी चाहिए। खुले में इसलिए नहीं छोड़ते ना अपन कि वो खराब हो जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। संचरण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेष करके लोहे से बनी हुई वस्तुएं बहुत क्षति होती है। लोहे का संचरण एक गंभीर समस्या है ना। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। ये बेसिकली इन जनरल बात हो गई डेली लाइफ में कि संचरण कितना ख़राब होता है, कि आपको कितना लॉस होता है, जो डिप्रीवेशन होता है मशीनों का वो भी संचरण में उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। इसके कारण जो है लॉसेज होते हैं डेली लाइफ में। अपन देखते हैं कि फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनें हैं, या फिर आपकी गाड़ी है, या फिर कोई भी आज आपका ऐसा अपरेटस है जिसमें लोहे का इस्तेमाल हुआ, वो अगर वो चीज़
लॉन्ग लास्टिंग अगर आपको रखनी है तो उसको आपको जंग लगने से बचाना होगा। ये अपन इसको डेली लाइफ में सीख सकते हैं। विज्ञान केवल तटस्थ ज्ञान नहीं है, इसको जब व्यवहारिक जीवन में अपन देखते हैं तो वो वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो चीज़ें पता लगती है। तो वो तो होगी फिजिकल एसेट्स की बात, है ना, जो कि आपकी एसेट्स। विकृत गंधिता जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें भी ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो जाए तो वो भी खराब होने लग जाती है। तो वसायुक्त अर्थात तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाए तो उसमें कैसी गंध आती है, वो गंध, उसमें गंध आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो उपचयित हो जाती है। बेसिकली उसमें क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, तेल व वसा विकृत गंधी हो जाती है, ऑर्डरलेस हो जाती है। उसमें विकृत मतलब ऐसी स्मेल आती है जो मतलब सहनीय नहीं होती है ना, उनके स्वाद व गंध में बदल जाते हैं। प्राय तेलीय वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिले जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं उसके अंदर। जैसे कि सिरका, अचार को अपन अगर उसको खराब होने से बचाना चाहते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है, अपने को सिरका मिलाया जाता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। जैसे चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर क्या डालते हैं उसमें, नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या करेगी, खराब करेगी। तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस को डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, कम सक्रिय होती है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ऑक्सीजन का होता है 8। मतलब आप देख सकते हो कि ये कम सक्रिय, थोड़ी कम सक्रिय होती है, तो ये कम खराब करने से उसको रोकेगी, राइट। सो ये हो गया। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन का। ये वायुरोधी बर्तन भी उसमें ले सकते हो। 2021 में सीएपी में क्वेश्चन पूछा गया था। सो आई थिंक यू डेफिनेटली गोट सम इनसाइट्स कि हाँ आपने पूरा चैप्टर आधे घंटे में इसको कवर कर लिया। स्पीड में देखोगे तो 20 मिनट में हो जाएगा। बाकी आपने कोई चीज़ इसमें स्किप नहीं करी है, सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आने लगी। आई होप यू फाइंड इट वेरी यूज़फुल। एंड अगर आपको एक समरी चाहिए तो आप इसको, है ना, यहाँ से मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ से, है ना। ये चीज़ें सिंपली जो चैप्टर का समरी वो दिया है एनसीईआरटी की। सबसे अच्छी बात है कि लास्ट में एक समरी दी होती है, इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो आप इसको भी पढ़ सकते हो। ये मैंने जूम कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे मुझे बता सकते हो, मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी ये सबके पास अवेलेबल होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई स्पेशल कंटेंट नहीं है ये। बस वही चीज़ है कि आपके सामने कोई आके आपको पढ़ा दे, आपको चीज़ें समझ में आ जाए, फटाफट से आप उनको रिवाइज कर सको, यही मेरा प्रयास है। बाकी ये अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ऑल्दो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा ही, क्योंकि डेफिनेटली किसी न किसी को बेनिफिट करे तो ये सार्थक काम हो जाएगा। सो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू, वी विल मीट अगेन, थैंक यू सो मच।